तो बिल्कुल शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए और क्लास में ही सारी बात याद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे बहुत दिक्कत है। एक एक सुनिए, बातचीत मत फिर मत करिए, बोलिए मत, शांत रहिए, गंभीर रहिए, एक एक बातों को क्लास में याद करिए और ये होकर रहेगा। आप सिर्फ शांत रहिए, गंभीर रहिए, बातचीत मत कीजिए, एक एक बात आपको क्लास में याद होगा। आप सारी बातों को क्लास में याद कर लेंगे, उसके बाद घर पर तब सिर्फ क्वेश्चन बनाना और रिवीजन करना रह जाएगा। और अगर सारी बात क्लास में याद नहीं हो रहा है तो नौकरी बहुत दिक्कत है, बहुत। इसीलिए क्लास आए हैं तो आज क्लास में जितना कुछ हुआ है आज ही आपको याद हो जानी चाहिए, वरना आप कंपटीशन के मार्केट में पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, ओम्स लॉ होगा। तो आइए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का काफी महत्वपूर्ण नियम ओम का नियम को समझते। ओम का नियम, इससे पहले हम आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ चुके हैं। आवेश क्या है, विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है और विद्युत धारा क्या है, इन सब को हम समझ चुके। ओम का नियम देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, जब किसी, मान लीजिए कि ये एक चालक तार है, कंडक्टर वायर है और इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो मान लेते हैं इसके इस सिरे पर विभवांतर भी विभव भी है और इस सिरे पर विभवांतर भी। तो विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो एक चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कोई भी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इस चालक तार के विभवों का अंतर विभवांतर मान लिए है कि भी है, और इस चालक तार का टेम्परेचर जो है वो क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ। टेम्परेचर क्या बना हुआ है? चालक तार के टेम्परेचर में बढ़ोतरी या कमी नहीं हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ। ऐसी स्थिति में फ्लो होने वाले विद्युत धारा और विभवांतर के बीच किस प्रकार का संबंध है, इसी का जिक्र किए है कौन? ओम ने। एक चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच के विभवांतर के बीच का संबंध किस प्रकार का होता है, इसी का जिक्र ओम ने अपने नियम में किया है। ओम ने यह बताया है कि आखिर किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का संबंध कैसा है। हालांकि ओम के नियम तब लागू होंगे जब चालक तार का टेम्परेचर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। अगर चालक तार के टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है तब ओम का नियम यहां पर लागू नहीं होगा। तो ओम का जो नियम है ये
किन भौतिक राशियों के बीच के संबंध को स्थापित करता है? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। ओम का नियम किन के बीच के संबंध को दर्शाता है? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, जब चालक तार का टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। आखिर यह संबंध किस प्रकार का है? तो ओम का कहना है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होते हैं? समानुपाती होते। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी कि अगर विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत धारा का भी मान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। विभवांतर का मान घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी क्या होते जाएगा? विभवांतर जितना अधिक होगा चालक के सिरों के बीच, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान उतना ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब कभी कभी अब इस प्रैक्टिकल से अगर कभी गुजरे होंगे, गांव सब में कभी वोल्टेज नहीं आता है, कम रहता है, डिम लाइट, तो वहां पर नॉर्मली देखते थे, कहते कि 440 कर दो। तो अब ठीक है, क्या कर दो? घरों में जो विद्युत धारा आता है 220 वोल्ट पर आता है, और डिम लाइट होता है तो उसको 440 कर देते हैं, यानी 220 को बढ़ाकर 440 कर देते हैं, विद्युत धारा ज्यादा मिलने लगता है। स्टेबलाइजर यही काम करता है। स्टेबलाइजर कभी डिम लाइट में स्टेबलाइजर उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है वो? तो विभवांतर को बढ़ाकर। तो ओम का नियम यही कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। विभवांतर जितना अधिक होगा विद्युत धारा का मान उतना अधिक होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब जानते हैं कि यह समानुपातिक राशि है, इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी समानुपातिक राशि को अब बराबर करना है तो एक कांस्टेंट की हमें आवश्यकता है। तो यहां पर जो हम कांस्टेंट लेंगे I बराबर 1/r। कांस्टेंट यहां पर क्या होता है? 1/r होता है। यहां पर r आपका क्या है? रेसिस्टेंस है। r आपका क्या है? रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा के मार्ग में बाधाएं। किसी चालक में जो विद्युत धारा वहन हो रही है तो उसको, उस विद्युत धारा को बहने में रास्ते में कई अवरोध मिलते हैं, उसी अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध विद्युत धारा के बहने के मार्ग की बाधाएं हैं। तो यहां पर ओम के नियम में समानुपातिक राशि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी है उसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है 1/r। 1 ओम के नियम में 1/r। इसका मतलब हो गया कि V बराबर IR। V बराबर IR। यही है ओम के नियम। यानी ओम के नियम से विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। क्लियर हो गया? किसी चालक तार में बह रहे विद्युत धारा और उस चालक तार के प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक तार के प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया कि नहीं? ओम के नियम समझ गए? एक बार पुनः समझते दोस्तों। ओम के नियम किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताए हैं। यानी ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंधों को बताता है जब चालक तार का टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट।
ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंधों को बताता है जब चालक तार का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। एक चालक तार में जितना अधिक विभवांतर होगा उस चालक तार में उतना ही अधिक विद्युत धारा फ्लो कर रहा होगा। विभवांतर को हम बढ़ाएंगे, विद्युत धारा का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, विद्युत धारा का मान क्या होते जाएगा। अब इस ओम के नियम के इस समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए जो कांस्टेंट लगते 1/r, जहां r हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। आखिर ये प्रतिरोध क्या है, तो किसी भी चालक तार से विद्युत का प्रवाह होता है ना, तो उस चालक तार में कई तरह के अवरोध भी उत्पन्न हुए रहते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा को बहने में जो अवरोध का सामना करना पड़ता है उसी अवरोध को प्रतिरोध कहते, उसी अवरोध को। और इस तरह से हमें ओम के नियम से एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, V बराबर IR, V बराबर IR, यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर ये तो निकल गया V बराबर IR, अब विभवांतर का मात्रक होता है क्या, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, जिसको शॉर्ट में भी लिखते। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, जिसका संकेत कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, पाए नहीं है यह, ठीक है, ये ओम का संकेत है। तो अगर विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध होगा तो इसका मतलब वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम होगा, वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम होगा, वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के ही नाम पर ओम रखा गया है। प्रतिरोध का मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही क्या रखा गया है, ओम रखा गया है, जिसका सिंबल ये है। तो विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, इसलिए वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम। विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, इसलिए वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम। क्लियर, ओम का नियम क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कन्फर्म याद हो जाए। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ओम का नियम किन भौतिक राशियों के बीच के संबंध को बताता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जब चालक तार का टेम्परेचर कांस्टेंट। पहला प्रश्न क्लियर। ओम का नियम के अनुसार किसी चालक तार में बह रहे विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार सीधा सीधा विद्युत धारा विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए कांस्टेंट क्या लगाना पड़ता है, IR। इस तरह से ओम के नियम से हमें संबंध प्राप्त होते हैं, सूत्र प्राप्त होते हैं, V बराबर IR। V बराबर यानी विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना और वोल्ट बराबर एम्पियर गुना वोल्ट बराबर एम्पियर गुना। क्लियर। तो ओम का नियम हम समझ चुके, ओम का नियम समझ चुके। अब तक हमको 3 फार्मूला प्राप्त हो चुका है, ठीक है। सबसे V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। ये फार्मूला भूल गए। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, ये फार्मूला मिला था। V बराबर W/Q, यानी W बराबर यानी Q बराबर W/V। तो इसी दोनों फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे इस तरह का। दूसरा फार्मूला में प्राप्त हुआ था I बराबर Q/T।
I बराबर Q बाय T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो यानी कि Q बराबर I T, Q बराबर T बराबर Q बाय I। इसी को इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स रूल है। और तीसरा फार्मूला हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, V बराबर IR, V बराबर यानी I बराबर V बटे R, यानी कि R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I। क्लियर हो गया? ये फार्मूला याद रखना है, 3 फार्मूला, ठीक है। V बराबर W बाय Q, V बराबर W बाय V बराबर IR, V बराबर W बाय Q, V बराबर I बराबर Q बाय T। क्लियर? ये न्यूमेरिकल बनाने में कौन आएंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल है ना, सारा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमको बनाना है आगे। तो ये तो समझ गए कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते, या ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR संबंध प्राप्त होते। लेकिन ओम के नियम की अपनी सीमाएं हैं, हर जगह ओम का नियम लागू होता नहीं है। ओम का जो यह नियम है कि विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होगा, ओम का जो नियम है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा, यह ओम का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। ओम का नियम तबे लागू होता है, ओम का नियम तब लागू होता है जब विद्युत धारा धातु चालक से होकर प्रवाहित हो रहा हो, धातु चालक से होकर प्रवाहित हो रहा है, धातु चालक से होकर प्रवाहित हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो। ओम का नियम प्रायः तब ही लागू होता है, ओम का नियम प्रायः तब ही लागू होता है जब विद्युत धारा का गमन कहां से हो रहा हो, धातु चालक से हो रहा हो, धातु चालक से हो रहा हो, ठीक है। गैस तथा विद्युत अपघटय, गैस तथा विद्युत अपघटय मतलब इलेक्ट्रोलाइट। उदाहरण के लिए कि आप अगर जल में नमक मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटय मतलब वो द्रव जिससे होकर, वो जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा क्या कर रहा हो, गमन कर रहा। ऐसा जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा क्या कर रहा हो, गमन कर रहा हो। और कुछ गैसों से होकर विद्युत धारा गमन होते, जैसे हाइड्रोजन गैस विद्युत का सुचालक है, हाइड्रोजन गैस विद्युत का सुचालक है। हाइड्रोजन गैस विद्युत का क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से भी होकर विद्युत धारा का गमन होता है। तो जब गैस तथा विद्युत अपघटय से विद्युत प्रवाह हो रहा हो, विद्युत प्रवाह हो रहा हो तब ओम का नियम लागू नहीं होता है, तब ओम नियम लागू नहीं होता है, ओम नियम लागू नहीं होता है। तो ये बात समझ गए ना कि ओम का नियम तो ये है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। ओम का नियम तो ये है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा, लेकिन हर जगह ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम उस समय ही लागू होता है जब विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ हो, धातु चालक से होकर हो, जैसे कि तांबा से हो रहा है, लोहा से हो रहा है, एल्युमिनियम से हो रहा है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब धातु है, और ये धातु जो होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं।
तो विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से जब धातु चालक के बीच धातु चालक से होकर होता है तभी ओम का नियम लागू होता है। गैसों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते समय भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। हाइड्रोजन जो है वह विद्युत का सुचालक है, हाइड्रोजन से आप विद्युत गमन कराइएगा, वहां पर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती नहीं होता है। कई जलीय विलयन से होकर भी विद्युत धारा गमन करते हैं, जैसे नमक जल का जलीय विलयन से विद्युत धारा गमन करने लगेगा, और ऐसा जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय कहते हैं। ऐसा जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा गमन करे उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। इलेक्ट्रोलाइट से होकर भी जब विद्युत धारा गमन होता है तो ओम का नियम लागू नहीं होता, ओम का नियम लागू। इसके अलावा दोस्तों रेडियो वॉल्व, ठीक है, रेडियो वॉल्व, रेक्टिफायर, रेडियो वॉल्व हो गया, रेक्टिफायर हो गया, हाँ, ट्रांजिस्टर से होकर भी विद्युत धारा गमन करते वक्त विद्युत धारा गमन करते समय ओम का नियम लागू नहीं होता है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो हमें ओम के नियम के लिमिटेशन को भी जानना पड़ेगा। ओम का नियम प्रायः तभी लागू होता है जब विद्युत धारा का गमन कहां से होता है? कहां से होता है? धातु चालक से होता है। रेडियो वॉल्व, ठीक है ना, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में वॉल्व का इस्तेमाल होता है। वॉल्व जो है विद्युत धारा को सीमित मात्रा में जाने देता है या उसके रास्ते को, दिशा को बदलते रहता है। रेडियो वॉल्व से होकर भी जब विद्युत धारा गमन करेगा, पंखा को बढ़ा दो थोड़ा दोस्त, रेडियो वॉल्व से होकर जब रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो एसी धारा को डीसी में बदलता है। एसी डीसी धारा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है, कन्वर्ट करता है, और एसी और डीसी के बारे में अभी तक हम जाने नहीं है, आगे हम जानेंगे। लेकिन आप यहां पर याद रखिए कि रेक्टिफायर जो है एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर अर्धचालकों से निर्मित होते हैं। किससे? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबका नाम सुने ना, हाँ, अर्धचालक के बारे में तो बताए ही थे। उसी अर्धचालकों से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, यानी कि अर्धचालकों से होकर भी ट्रांजिस्टर के जगह आप सेमीकंडक्टर अर्धचालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्धचालकों से होकर भी अगर विद्युत धारा गमन कर रहा है तो वहां भी ओम का नियम लागू नहीं होता। रेक्टिफायर जो एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है, इससे होकर विद्युत धारा गमन करते वक्त भी ओम का नियम लागू। रेडियो वॉल्व से होकर विद्युत धारा गमन करते वक्त भी ओम का नियम लागू नहीं होता। गैसों से होकर विद्युत धारा गमन करते वक्त भी ओम का नियम लागू। इलेक्ट्रोलाइट से होकर विद्युत धारा गमन करते वक्त भी ओम का नियम लागू। क्लियर हो गया? तो ओम का नियम है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा तब जब चालक तार का टेम्परेचर कांस्टेंट। ओम का नियम है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा जब चालक तार का टेम्परेचर क्या हो, यानी किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाएगा तो उसमें बहने वाले विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। मान लीजिए आपको कह दिया कि एक चालक तार में 10 वोल्ट का विभवांतर था और 0.5 एम्पियर की धारा बह रही थी। एक चालक तार के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर था और उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही थी।
तो ओम का कहना है कि अगर 10 को बढ़ाकर 20 वोल्ट कर दीजिएगा तो ये भी बढ़कर 0.5 से क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर दुगुना होगा तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, अब विभवांतर आधा होगा तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा। लेकिन यह ओम का नियम केवल तब लागू होता है जब विद्युत धारा का प्रवाह धातु चालक से हो। धातु चालक के अतिरिक्त अन्य जगह से भी विद्युत के प्रवाह होते हैं। कुछ गैसों से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, कुछ जलीय विलयन से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, जिसे विद्युत अपघटय कहते हैं। यहां पर लागू नहीं होता, रेडियो बल्ब से लागू नहीं होता, रेक्टिफायर से विद्युत धारा गमन करते वक्त ओम का नियम लागू नहीं होता। ट्रांजिस्टर जो कि अर्धचालकों से निर्मित होते हैं, ट्रांजिस्टर या अर्धचालकों से होकर जब विद्युत धारा का गमन होता है तो भी ओम का नियम लागू। क्लियर हो गया, ओम का नियम समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ओम का नियम और ओम के नियम का लिमिटेशन यानी कि सीमा, इन दोनों चीज को हम समझ चुके हैं। याद हो गया है ना, याद हो गया है सबको। अब आइए दोस्तों कि हम 2 शब्दों में अंतर को समझ लेते हैं। एक रसिस्टर, ठीक है ना, रसिस्टर, फिर बात मत करिए, अब आइए समझिए। रसिस्टर्स प्रतिरोधक और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द है जिसको कभी भूल बस एक साथ ही इस्तेमाल कर दिया जाता है। एक है रेसिस्टर्स और दूसरा है रेसिस्टेंस, और दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक एक पदार्थ है जिनका अपना कुछ प्रतिरोध होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? प्रतिरोधक एक पदार्थ है, प्रतिरोधक एक पदार्थ है, प्रतिरोधक एक पदार्थ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, हीटर, ठीक है ना, हीटर या कॉपर, कॉपर वायर, कॉपर वायर। बल्ब आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हीटर का भी इस्तेमाल विद्युत चूल्हा, इसे विद्युत चूल्हा भी कहते हैं। कॉपर वायर यानी कि तांबे का तार, ये सब एक पदार्थ है और इसकी अपनी एक प्रतिरोध है, यानी इसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। हर पदार्थ जहां से विद्युत धारा जा रहा है वहां पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है। अगर प्रतिरोध नहीं है तो एक ही बात है कि वह सुपर कंडक्टर है। बात समझ गए ना? विद्युत धारा कहीं से भी गमन करेगा, कहीं पर भी पहुंचेगा, वहां कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा, वहां कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा। ये असंभव है कि प्रतिरोध कहीं पर 0 है। हाँ, एक स्थितियां होती है कि जब प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वो कहलाता है सुपर कंडक्टर, अति चालक। तो जब हम सुपर कंडक्टर अति चालक की बात करते हैं तो केवल उसी में प्रतिरोध 0 होता है। यानी सुपर कंडक्टर अति चालक से होकर विद्युत धारा गमन जब होता है तो प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अति चालक सुपर कंडक्टर को छोड़कर कहीं से भी विद्युत धारा गमन कर रहा है तो वहां उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा। तो ये जो प्रतिरोधक है, रसिस्टर, रसिस्टर का मतलब कोई पदार्थ जिसकी अपना कुछ प्रतिरोध है। जैसे विद्युत बल्ब एक प्रकार का क्या होगा, प्रतिरोधक होगा। क्यों? तो विद्युत बल्ब में भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। हीटर क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोधक है। हीटर क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्योंकि हीटर में भी कुछ ना कुछ विद्युत प्रतिरोध है। कॉपर वायर एक प्रकार का क्या है,
प्रतिरोधक है, क्योंकि कॉपर वायर में कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध रेसिस्टर्स एक पदार्थ है जिसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। रेसिस्टर्स एक पदार्थ है जिसका अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है, चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? तो प्रतिरोधक एक पदार्थ है, प्रतिरोधक एक रेसिस्टर एक पदार्थ है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जबकि रेसिस्टेंस प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, जिस गुण के कारण विद्युत प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मात्रक ओम है, जिसका मात्रक। क्लियर हो गया ना? तो क्या रेसिस्टर और रेसिस्टेंस एक ही टर्म है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस एक ही टर्म नहीं है। अगर बात करें तो प्रतिरोध विशेषण है जबकि प्रतिरोधक संज्ञा है। बात समझे कि नहीं समझे? प्रतिरोध विशेषण है, विशेषण, जबकि प्रतिरोधक क्या है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रतिरोधक और प्रतिरोध में क्या डिफरेंस होता है, ये बात को समझ गए कि ना? प्रतिरोधक एक पदार्थ है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जबकि प्रतिरोध वह गुण है जिसके कारण विद्युत प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वैज्ञानिक ने इंटरनेशनल ओम को भी परिभाषित किया है। इंटरनेशनल ओम। इंटरनेशनल ओम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओम। अंतर्राष्ट्रीय ओम। अंतर्राष्ट्रीय ओम क्या है? ओम तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, लेकिन इंटरनेशनल 1 ओम कितना होगा? विद्युत प्रवाह के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वह प्रतिरोध कहलाता है, जिसका मात्रक क्या है, ओम है। विद्युत प्रवाह के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मात्रक क्या है। आखिर विद्युत प्रवाह के मार्ग में कितना बाधा उत्पन्न होगा कि उसे 1 ओम कहेंगे हम? तो इसको डिफाइन कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है? डिफाइन कर दिया गया है। अगर हम 0.0 इतना केजी क्या ले ले, पारा, 0.01445 हाँ 21 केजी क्या ले ले, पारा ले ले। 0.0144521 केजी क्या ले ले, पारा ले ले। इतने केजी पारा की लंबाई, इतने केजी पारा की लंबाई, इतने केजी पारा की लंबाई, इतने केजी पारा की लंबाई 1.063 मीटर हो।
इतने केजी पारा की लंबाई कितना हो, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई 10 के पावर -10 मीटर स्क्वायर हो, तब जाकर 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जितना प्रतिरोध होगा उसी को माना जाएगा कितना, 1 ओम माना जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम है। तो आखिर कितनी बाधाएं उत्पन्न होगी कि उसको 1 ओम काउंट किया जाएगा। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफाइन कर दिया गया है कि अगर हम 0.0144521 केजी पारा ले, इतने पारा की लंबाई 1.63 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 के पावर -10 मीटर स्क्वायर हो, 10 के पावर -10 मीटर स्क्वायर हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि, तब इस पारा का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस पारा में विद्युत धारा प्रवाह में जितना बाधाएं उत्पन्न होगा उसको कितना काउंट किया जाएगा, 1 ओम, 1 इंटरनेशनल ओम। क्लियर। 0.0144521 केजी पारा जिसकी लंबाई 1.063 मीटर हो, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 के पावर -10 मीटर स्क्वायर हो, तब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम भी कह सकते हैं या 1 इंटरनेशनल ओम भी कह सकते, 1 ओम भी कह सकते, 1 इंटरनेशनल ओम भी कह सकते। क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों समझते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। ओम के नियम से अब जानते हैं कि V बराबर IR, V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR। अब V बराबर IR, एग्जॉस्टर चला दो जी, गर्मी आ रहा है थोड़ा, ध्यान जी, पंखा नहीं चले, एग्जॉस्टर चला दीजिए, एग्जॉस्टर चलेगा सारा रूम ठंडा हो जाएगा। हाँ तो ध्यान दीजिए V बराबर IR, V बराबर IR। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, V बराबर IR। तो इसमें विभवांतर को भी आप समझ चुके हैं, विद्युत धारा को भी समझ चुके हैं, प्रतिरोध को भी समझ चुके हैं, लेकिन प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रतिरोध जो कि विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं, प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब समझ लेते हैं। अब देखिएगा, तारे को न तोड़ दीजिएगा। V बराबर IR, जिसमें I और V के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और R तो हमें ओम के नियम से प्राप्त हुआ। तो प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में बाधाएं हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि आखिर विद्युत धारा के मार्ग में बाधाएं क्यों उत्पन्न होती है, विद्युत धारा के मार्ग में इसलिए बाधाएं उत्पन्न होती है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से बंधे होते हैं।
वास्तव में विद्युत धारा का गमन तब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालक तार से विद्युत धारा का गमन क्यों हुआ था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगा। और अगर आप परमाणु के बारे में जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि नाभिक होता है परमाणु पर, और उसके चारों ओर कक्षा होता है जिसमें क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो गमन होता है केवल आउटर मोस्ट सेल का, बाहरी कक्षा का। अब बाहरी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गमन करने लगता है ना, नाभिक कहता मत जाओ मत जाओ, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है। कौन आवेश है? नाभिक पर। तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे से विद्युत बल के द्वारा बंधे हैं। अब जैसे ही विभव मिला, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आयतम कक्षा का। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है तो नाभिक उसको रोकता है कि क्या कर रहा है तुम, ठीक है, कहां जा रहा है, ठीक है। क्यों? तो इनके बीच विद्युत बल है, लेकिन फिर भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो स्वतंत्र है गमन करने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ उसे नाभिक अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित तो करता ही करता है, जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? बाधाएं उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आखिर यह प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, यह बात तो आप जान ही लिए हैं, लेकिन ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए इसको जान लेते हैं। तो प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के, यानी कि लंबाई बढ़ाकर दुगुना करिएगा, लंबाई बढ़ाकर दुगुना करिएगा तो प्रतिरोध भी बढ़कर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। जितना बड़ा तार है समझिए प्रतिरोध उतना अधिक होगा। एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं। और निश्चित तौर पर तार बड़ा हो गया तो रास्ता बड़ा हो गया, रास्ता बड़ा हो जाएगा तो बाधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अगर किसी तार का तार की लंबाई को दुगुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़कर क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका तार पहले 2 मीटर था और इसका प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम था, तो अगर इस तार का प्रतिरोध 4 मीटर हो जाएगा, अगर इस तार का प्रतिरोध 4 मीटर हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। तार के लंबाई को बढ़ाकर दुगुना करिएगा तो प्रतिरोध भी बढ़कर, तार के लंबाई को आधा करिएगा प्रतिरोध भी घटकर। अगर 2 मीटर के तार का प्रतिरोध 5 ओम है और इस तार को काटकर 1 मीटर कर देंगे तो प्रतिरोध 5 से 2.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? तो एक चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है। एक चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है और प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के सीधे, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध भी घट जाता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध चालक तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब दोस्तों मोटाई। ये जो मोटाई है इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का अंग्रेजी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका सीधा अर्थ है क्या? मोटाई।
तो एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सीधा समझिए कि एक चालक तार का प्रतिरोध तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई की जगह व्यास भी ले सकते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध तार के मोटाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा। अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध, अब मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर? हमारे घरों में जो विद्युत तार का इस्तेमाल होता है, आप उसमें देखे होंगे कि कहीं पतले पतले तार होते हैं। पतले पतले प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर मोटा तार देंगे तो प्रतिरोध उसका कम रहेगा। अब विद्युत धारा बड़ी तेजी से गमन होगा। अभी आप विद्युत धारा को छूते होंगे तो झटका मारता होगा। क्यों? तो आप झटका इसलिए मारता है क्योंकि पतला 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 जो तार होता है उस पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्या होगा? अब प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधाएं ज्यादा आएगी, आपके शरीर में विद्युत धारा कम जाएगा। वहीं एक मोटे तार को छू दीजिए, उठा के पटक देगा आपको। उठा के पटक, मोटा तार है उसका प्रतिरोध बहुत कम है, विद्युत धारा एकदम बड़ी तेजी के साथ फ्लो हो रहा है उससे होकर। बात को समझ गए ना? तो प्रतिरोध तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। इसका अर्थ है कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना, मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्लियर? फिर हल्ला कर, बातचीत मत करिए, फिर क्लास में याद नहीं हो पाएगा। तो दो बातें हो गया कि प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है और प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई पर निर्भर करता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बात यहां पर समझिए कि प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग की बाधाएं हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा की मार्ग की बाधाएं हैं, और अगर तार का मोटाई बढ़ा तो मतलब विद्युत धारा जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता चौड़ा हो गया, और निश्चित तौर पर चौड़ा रास्ता होगा तो चलने फिरने में सुविधा न होगा। जितना चौड़ा रास्ता होगा चलने फिरने में उतनी सुविधा होगी। इसीलिए मोटाई बढ़ रही है तो रास्ता विद्युत धारा का चौड़ा हो रहा है, और रास्ता चौड़ा हो रहा है तो उसको गमन करने में बड़ी सुविधा हो रहा है, यानी प्रतिरोध कम से कम लग रहा है। तो जिस तरह से रास्ता चौड़ा होने पर एक व्यक्ति को चलने फिरने में सुविधा मिलती है, ठीक उसी तरह तार की मोटाई बढ़ने पर विद्युत धारा को चलने फिरने में, विद्युत धारा को गमन करने में काफी सुविधा होती है, यानी प्रतिरोध काफी घट जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तीसरा निर्भर करता है, क्या हुआ जी? तीसरा किन बातों पर निर्भर करता है? तीसरा निर्भर करता है टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। प्रतिरोध चालक तार के टेम्परेचर के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसके टेम्परेचर, उसके तापमान के समानुपाती होता है।
तार जितना गर्म होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तार के तापमान को आप बढ़ाते जाइएगा, उसका प्रतिरोध क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और टेम्परेचर को घटाने पर प्रतिरोध क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा घटा दीजिएगा तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगा कि प्रतिरोध शून्य हो जाएगा घटते घटते। और जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तब उसे चालक नहीं कहके हम सुपर कंडक्टर कहते, अति चालक कहते। तो एक चालक तार का प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। टेम्परेचर जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा प्रतिरोध उतना। टेम्परेचर घटाते 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 प्रतिरोध भी घटते घटते जाएगा और अंततः प्रतिरोध घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो। और जब किसी कंडक्टर का प्रतिरोध जीरो हो जाए तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इसीलिए किसी भी पदार्थ को सुपर कंडक्टर बनाना तो उसे गर्म करना पड़ेगा या ठंडा, बताइए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। यानी सुपर कंडक्टर की प्राप्ति, सुपर कंडक्टर की प्राप्ति काफी निम्न तापमान पर होती है। सुपर कंडक्टर की प्राप्ति काफी निम्न टेम्परेचर पर होता है, काफी निम्न ताप पर होता है। और किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करने का मतलब हुआ कि हर एक चालक का प्रतिरोध दूसरे चालक से क्या होता है, अलग होता है। तांबा का तार है, एल्युमिनियम का तार है, दोनों समान लंबाई का है, समान मोटाई का है, फिर भी दोनों का प्रतिरोध एक समान नहीं होगा। एक तार तांबा का है, एक तार एल्युमिनियम का है, दोनों की लंबाई मोटाई टेम्परेचर समान है, फिर भी दोनों का प्रतिरोध समान नहीं होगा। क्यों? तो यहां प्रकृति में ही बदलाव हो गई है। कॉपर अलग परमाणु से बना है, एल्युमिनियम अलग परमाणु से बना है। तो अगर पदार्थ की प्रकृति में चेंज हो जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हर एक पदार्थ का प्रतिरोध हर दूसरे पदार्थ के प्रतिरोध से भिन्न होता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोध कॉपर से भिन्न होता है, कॉपर का प्रतिरोध सोना से भिन्न होता है, सोना का प्रतिरोध चांदी से भिन्न होता है, चांदी का प्रतिरोध टंगस्टन से भिन्न होता है। तो हर पदार्थ का प्रतिरोध एक दूसरे से मिलते नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, लंबाई पर। प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि मोटाई पर निर्भर करता है। और प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध चालक तार के टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक तापमान होगा प्रतिरोध उतना। और प्रतिरोध अलग अलग पदार्थ का क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रतिरोध अलग अलग पदार्थ का, यानी प्रतिरोध पदार्थ के, चालक पदार्थ के प्रकृति पर, नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध मुख्य रूप से कितने बातों पर निर्भर करते हैं, 4 बातों पर निर्भर करते हैं। लेकिन प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध केवल इन 4 बातों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी तार पर दाब बढ़ाकर 4 गुना 5 गुना कर दीजिएगा फिर भी प्रतिरोध के मान में कोई बदलाव। तो प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर, मोटाई पर, तापमान पर, प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर, प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है,
दाब पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया? एक चालक तार के मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि मोटाई के बीच उल्टा रिलेशन। मोटाई बढ़ा है तो प्रतिरोध क्या होगा? मोटाई बढ़ा है तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। आइए दोस्तों अगला टर्म समझते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए या प्रतिरोधकता कह लीजिए, बात बराबर है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या है? प्रतिरोध रेसिस्टेंस तो हम समझ गए, चालक तार से विद्युत धारा जब प्रवाह करेगा तो उसके मार्ग में जो बाधाएं आएगी उसे ही प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन ये रेसिस्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है? तो ध्यान दीजिए, अभी हम समझ चुके हैं कि एक चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। एक चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। और एक चालक तार का प्रतिरोध उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, ये दो रिलेशन हम समझ चुके। एक चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इसी दोनों नियम को हम मिलाएं, इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते ही होंगे कि कैसे मिलाते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल आप पढ़े होंगे कि समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर पढ़े ना, तो हम भी मिला देते। इसको मिलाएंगे तो सीधा निकलेगा L/A। पहला नियम की प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा प्रतिरोध एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती है। दो इक्वेशन हमारे सामने में है और इन दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाएंगे तो प्रतिरोध समानुपाती होगा L/A का। अब आप यहां पर देखिए कि इस समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए, इस समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत है कि नहीं है? इस समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता है, और यहां पर जो कांस्टेंट लगता है उसको लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं? रो। और ये जो रो है इसको क्या पढ़ते हैं? रो। यही रो क्या है दोस्तों? रेसिस्टिविटी है। यही रो क्या है? या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो एक चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इन दोनों संबंधों को एक साथ हम करेंगे तो प्रतिरोध समानुपाती निकलेगा L/A के प्रतिरोध समानुपाती निकलेगा L/A के।
अब इसी समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है वही कांस्टेंट क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी, जिसको किस में इंडिकेट किया जाता है? रो में। ये पी की तरह नहीं है, ये अलग तरह का सिंबल है, ठीक है ना, जिसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, जो एक प्रकार का ग्रीक अक्षर है, ठीक है, जैसे डेल्टा का अक्षर है, माइक्रो का अक्षर है, उसी तरह एक अक्षर ये है, ग्रीक अक्षर है रो, और इसी से इंडिकेट किया जाता है रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट हमें तब आता है जब इन दोनों संबंधों को एक करके हम बराबर करने का कार्य करते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? यानी रेसिस्टिविटी एक प्रकार का कांस्टेंट है, एक प्रकार की नियत राशि, एक प्रकार की नियत राशि है। अब अगर रो की बात करें कि रो बराबर क्या होगा, तो R गुना ए बटे एल। R यानी कि प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या हो गया? ओम। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका मात्रक मीटर, और नीचे में एल का मात्रक क्या? मीटर का मीटर कट गया तो ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो विद्युत का प्रवाह जितना सुगमता पूर्वक करेगा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी कम मानी जाएगी। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा जितना सुगमता पूर्वक प्रवाहित होने देगा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। कुछ पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा गमन ही नहीं करता उसे हम क्या कहते? कुचालक। कुचालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा गमन इसलिए नहीं होता है कि उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता। तो रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है समझ गए ना? इसका मात्रक क्या हो गया? जो जितना बड़ा चालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही कम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध चालक का कम, कुचालक का ज्यादा। विशिष्ट प्रतिरोध चालक का कम, कुचालक का ज्यादा होता। क्लियर हो गया? और यह भी याद रखना है दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं जिस प्रकार प्रभावित होते हैं प्रतिरोध। लंबाई के बढ़ने से, मोटाई के बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी तार का लंबाई को बदल दीजिएगा, मोटाई को बदल दीजिएगा, उसका प्रतिरोध पर असर पड़ेगा, लेकिन लंबाई और मोटाई को बदलने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि लंबाई और मोटाई के संबंध में ये आपका कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट में कोई बदलाव। एक चालक तार के लंबाई को बदल देंगे, मोटाई को बदल देंगे, उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा जब उसके टेम्परेचर में बदलाव होगा। क्योंकि जब हम विशिष्ट प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को देख रहे, टेम्परेचर कहीं पर है? नहीं है। तो एक चालक पदार्थ का टेम्परेचर में हम बदलाव कर देंगे तो उसका प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोधकता में भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन लंबाई और मोटाई में बदलाव से प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं। चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता कम होता है, कुचालक पदार्थ का प्रतिरोधकता जितना अधिक है, समझिए मार्ग में बाधाएं उतना अधिक। क्लियर हो गया? पर ये तो विशिष्ट प्रतिरोध को
आइए 2 पॉइंट और देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विद्युत चालकता, और दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/r इक्वल टू विद्युत चालकता, 1/ρ इक्वल टू विशिष्ट चालकता। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक पदार्थ का विद्युत चालकता कहते हैं। एक चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक पदार्थ का विद्युत चालकता कहते हैं। यानी प्रतिरोध को पलट दीजिए, निकलेगा क्या? और विशिष्ट प्रतिरोध को पलट दीजिए, विशिष्ट चालकता निकलेगा। हम 2 टर्म पढ़ चुके हैं ना, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को समझ चुके हैं। तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध को व्युत्क्रम में यानी कि पलट दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? तो एक चालक पदार्थ का विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। एक चालक पदार्थ का विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। क्लियर हो गया? अब विद्युत चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम, प्रति ओम। अब विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर, या इसको कहते हैं सीमेंस प्रति मीटर। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा कि एक चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? विद्युत चालकता कहा जाता है। एक चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? और विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम, क्योंकि आर का प्रतिरोध ओम होता है, एक का तो होगा नहीं, तो प्रति ओम। प्रति ओम को ऐसे लिखेंगे, ओम इसका पावर देंगे -1। ठीक है ना? देखिए, और किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम। क्लियर? अब आइए दोस्तों, हाँ महो भी पढ़ा जाता, सही बोले। अब आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ओम के नियम से तो आपको पता लग ही गया है कि V बराबर IR होता है। यानी कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध होता है। विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना, ये ओम के नियम से हम जान चुके हैं दोस्तों। अब इस बात को समझिए
कि हमारे घरों में जो भी होते हैं वो कांस्टेंट होते 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो सरकार विद्युत की आपूर्ति करता है वो एक नियत वोल्ट पर करता है और वो होता है 220 वोल्ट। पूरे भारत में कितने वोल्ट पर भारत सरकार के द्वारा विद्युत की आपूर्ति होती है? 220 वोल्ट पर। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका वोल्ट कांस्टेंट है 220। और हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण आते हैं उसको विद्युत धारा चाहिए अलग अलग। उसे विद्युत धारा चाहिए अलग अलग। बल्ब को कम चाहिए, पंखा को उससे ज्यादा चाहिए, हीटर को उससे ज्यादा चाहिए, एसी को बहुत ज्यादा चाहिए। बात को समझे कि समझे? घरों में विद्युत धारा का प्रवाह कांस्टेंट वोल्ट पर होता है, लेकिन हमारे घरों में जितने विद्युत उपकरण इस्तेमाल होते हैं सबको अलग अलग विद्युत धारा चाहिए, अलग अलग। ओम के नियम करा कि भी समानुपाती आई, जितना भी रहेगा उतना ही, तो जितना 220 है तो उसी अनुपात सब में आपको क्या मिलेगा? विद्युत धारा समान मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए अलग अलग। तो हम क्या करते हैं कि इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कहीं पर प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो कहीं पर प्रतिरोध को घटाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? फिर से समझिए। घरों में विद्युत की आपूर्ति कांस्टेंट वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट पर होती है, लेकिन घरों में जो विद्युत उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसको विद्युत धारा अलग अलग चाहिए। किसी को कम विद्युत धारा की आवश्यकता है, किसी को अधिक। गैस चूल्हा का है, हीटर जला रहे हैं उसको ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, बल्ब जला रहे हैं उसको कम विद्युत धारा चाहिए, कम विद्युत धारा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वोल्ट तो हमारे घरों में कांस्टेंट, वोल्ट हमारे घरों में, लेकिन विद्युत धारा चाहिए अलग अलग। ओम का नियम कहता है कि वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, एम्पियर के। जितना वोल्ट उसी के अनुरूप धारा मिलेगा, लेकिन हमें वोल्ट के अनुरूप धारा चाहिए नहीं। तो हम करते क्या है? प्रतिरोध को बढ़ाते हैं और घटाते। जहां पर कम विद्युत धारा चाहिए वहां पर प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, जहां पर अधिक विद्युत धारा चाहिए वहां पर प्रतिरोध को घटा देते हैं। प्रतिरोध को घटाने बढ़ाने का उद्देश्य हम अपने जरूरत के हिसाब से विद्युत धारा उत्पन्न कर सके। और प्रतिरोध को घटाने और बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रतिरोध को आपस में क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन इसलिए किया जाता है कि ताकि हम आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। हम अपने आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा को क्या कर सके? और यह कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 3 तरह से होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम, और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़े रहते, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़े रहते। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? 3 तरह से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और
प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे घरों में वोल्ट इक्वल है, कांस्टेंट है, लेकिन धारा चाहिए हमें अलग अलग। ओम का नियम कहता है कि वोल्ट के अनुरूप ही आपको धारा मिलेगा, तो वोल्ट के अनुरूप धारा मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए धारा अलग अलग। तो हम बदलते हैं, किसमें बदलाव लाते हैं? प्रतिरोध में, ताकि हमारे इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा की प्राप्ति हो सके। और यह प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और हर कॉम्बिनेशन की अपनी अपनी विशेषताएं, हर कॉम्बिनेशन की अपनी अपनी विशेषताएं। लेकिन किस कॉम्बिनेशन की आखिर कौन सी विशेषताएं हैं, इसको अगले क्लास में हम जिक्र करेंगे। क्लियर? बैठे रहिए।